अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में अरतुल साहब और बेबौलत एक कमरे में मौजूद थे। बेबौलत कहता है, आपने उन्हें बताया कि आपने बिल्गे को किले से निकाला है, लेकिन फिर भी आप सही सलामत वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। यह आपने कैसे किया? अरतुल साहब कहते हैं, मैंने एक मायदा किया था। वो मायदा अभी के लिए उन्हें फ़ायदा देगा, लेकिन बाद में मुझे फ़ायदा देगा। बेबौलत पूछता है, किस तरह का मायदा था वो? अगर आपको ज़रूरत हो तो हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। अरतुल साहब कहते हैं, यह सिर्फ मेरा मसला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बता दिया जाएगा। बेबौलत कहता है, तो सोने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी बहन के लिए सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दूं, लेकिन रियासत मुझसे टैक्स की तवक्को रखती है। अरतुल साहब कहते हैं, फिक्र न करो, हम उनसे सारा सोना वापस लेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेंगे। बेबौलत कहता है, मैं दोनों कबीलों के भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ, इसीलिए आज शाम में अपने कबीले में एक ज़ियाफत का इंतजाम करूँगा। मैं आपको और आपके घर वालों को वहाँ तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। अरतुल साहब कहते हैं, शुक्रिया, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। फिर बेबौलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। इलबिल्गी अपने खेमे में सामान पैक कर रही थी। मैंगो पूछती है, क्या वाकई आप जा रही हैं खानम? इलबिल्गी कहती है, मेरे भाई ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। मैं अमीर बाउद्दीन से शादी करने की बजाय यहाँ से बेदखल होना पसंद करूंगी। मैंगो कहती है, इतने सारे सालों में मैं आपकी मुश्किलात सुनती आ रही हूँ खानम, अब आप मुझसे मत छुपाएं। इलबिल्गी कहती है, तुम क्या कह रही हो मैंगो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैंगो कहती है, मैं आपके अंदर मौजूद आग को जानती हूँ, यह आपकी आंखों में वाजे है। मैं जानती हूँ कि आपको अरतुल साहब से प्यार हो गया है। इलबिल्गी कहती है, मुझे छोटी सी उम्मीद थी, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। मैंगो कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं खानम? इलबिल्गी कहती है, मुझे अरतुल साहब से प्यार हो गया था, लेकिन मैं कह ना सकी। मैं खौफजदा थी, मुझे डर था कि वो समझ नहीं पाएंगे। मैं उनके सामने अपनी तस्दीर से खौफजदा थी। मैंगो कहती है, मोहब्बत का परिंदा पिंजरे में कैद नहीं रह सकता, मेरे ख्याल में आपको उन्हें बता देना चाहिए। यह सुनकर इलबिल्गी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। तारा खुफिया गार में द्रैगोस के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरतुल को पता चल गया है कि मिकीज हमारे लिए काम कर रहा था हुजूर। अरतुल के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? द्रैगोस कहता है, मिकीज लाजमी अरतुल को तुम्हारा नाम बताएगा, अब तुम सोगत में नहीं रह सकते, अब तुम कहीं गायब हो जाओ। यह सुनकर तारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अरतुल साहब कह रहे थे, मैं मंगोलों को अनातोलिया का सोना हासिल नहीं करने दूंगा, यह काम हम दोनों गलीजों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर हासिल करेंगे। तुर्गत पूछता है, अगर द्रैगोस ने वो सोना हासिल कर लिया और फिर हमें आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा सरदार? अरतुल साहब कहते हैं, उन्हें आधा हिस्सा देने की जरूरत नहीं है तुर्गत, हम वो सारा सोना हासिल करेंगे। मर्गिन तुम उनका पीछा करो और उस राय महल में जाओ जहाँ सारा टैक्स इकट्ठा होना है। वो सोना हासिल करने के बाद किले में नहीं जाएंगे, लाजमी उनका कोई खुफिया ठिकाना होगा, पता लगाओ कि वो ठिकाना कहाँ है। मर्गिन कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अरतुल साहब कहते हैं, द्रैगोस और उसके आदमी मंगोलों को मार कर सोना हासिल कर लेंगे और फिर मंगोल अमीर बाउद्दीन को मार देंगे। वामसी कहता है, और फिर हम द्रैगोस के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे और सारा सोना हासिल कर लेंगे। फिर अरतुल साहब तुर्गत को कहते हैं, तुम लफके के लिए जाकर उनको उस राय महल के बारे में बताओ जिसमें टैक्स वाला सोना इकट्ठा होना है तुर्गत। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। बाउद्दीन का खास आदमी बातुर वापस बाउद्दीन के पास पहुंच गया था। बाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें संदूक हासिल करने को कहा था, तुम ना सिर्फ नाकाम हो गए बल्कि अपने आदमियों को पीछे छोड़कर खरगोश की तरह भाग गए। बातुर कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की अमीरी हजरत, हत्ता कि उस आदमी को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। बाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और फिर कहता है, उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है, अगर तुम उस आदमी से कुछ नहीं उगलवा सके तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? फिर बाउद्दीन कहता है, खड़े हो जाओ, सोगत का टैक्स वाला काफिला अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, हमें फ़ौरन पता लगाना होगा कि बेबौलत कहाँ है। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मंगोल टैक्सों वाले संदूक अंदर ला रहे थे। उनका कमांडर बहुत खुश हो रहा था। एक सिपाही कहता है, इसमें सारे टैक्स की तफसील मौजूद है। कमांडर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। फिर सिपाही कहता है, यह उस सरदार की खोपड़ी है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया था, हमने उसकी खोपड़ी को उसी के सोने से लपेट दिया है। कागज देखने के बाद कमांडर कहता है, मुझे सोगत का टैक्स नजर नहीं आ रहा, क्या तुम लिखना भूल गए हो? सिपाही कहता है, सोगत का टैक्स अभी तक हमें नहीं मिला। कमांडर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इसे हमने फौरन उलागू खान तक पहुंचाना है। इतने में बाउद्दीन और बातुर अंदर दाखिल होते हैं। बाउद्दीन कहता है, माशाल्लाह कितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कमांडर कहता है, बेहतर होता अगर सारा टैक्स यहाँ पहुंच जाता। सोगत का टैक्स कहाँ है बाउद्दीन? बाउद्दीन कहता है, वो रास्ते में है कमांडर, आप जानते हो कि सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कमांडर कहता है,
क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? सारा सोना आ गया है लेकिन सोगत का सोना बर्फबारी में फंस गया है। इस खोपड़ी को देखो, ये उस आदमी की है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया था। अगर सोगत का टैक्स जल्द यहाँ ना पहुंचा तो तुम्हारा हाल भी इस जैसा होगा। बाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करो कमांडर, आज शाम को मैं सोगत दूंगा, यह मसला मैं खुद हल करूंगा। अब आप इस कागज पर मुझे टैक्स की वसूली की मोहर लगाने दें। कमांडर उसे मोहर लगाने से रोक देता है और कहता है, जब तक सारा टैक्स नहीं आ जाता तब तक कोई मोहर नहीं लगेगी, लेकिन अगर सोगत का टैक्स नहीं आया तो मैं तुम्हारे खून से इस कागज पर मोहर लगाकर इसे उलागू खान की तरफ भेज दूंगा। अब जाओ और यह मसला हल करो। यह सुनकर बाउद्दीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। तुर्गत लफके किले में पहुंच चुका था। उरानोस उसे खुश आमदीद कहता है और फिर कहता है, मुझे उम्मीद है कि अर्तुल ने वो मालूमात भेजी है जिसका मुझे इंतजार है। तुर्गत कहता है, वो जगह जहाँ टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सोगत के बाहर की तरफ रास्ते पर मौजूद एक मेहमान खाना है। उरानोस पूछता है, उस मेहमान खाने में कौन होगा? तुर्गत कहता है, सिर्फ मंगोल होंगे। उरानोस कहता है, अर्तुल साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना, काम होने के बाद हम उनको खबर भिजवा देंगे। फिर तुर्गत वहां से वापस मुड़ जाता है। उसके जाने के बाद उरानोस एक सिपाही को अंदर बुलाकर कहता है, सिपाही इकट्ठे करो और कमांडर द्रैगोस को इतला दो कि हम मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं। हम मंगोलों को मार देंगे और सोना हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ सोगत में दुमरुल और गुनगुत वापस आकर अर्तुल साहब को बताते हैं कि तारा हमें कहीं नहीं मिला, उसने अपनी दुकान भी नहीं खोली और वो अपने घर में भी मौजूद नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं, वो मकीज को गिरफ्तार होते देखकर भाग गया होगा, तुम लोग होशियार रहना। फिर दुमरुल कहता है, हमारे गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है कि अमीर बाउद्दीन उमर कबीले की तरफ जा रहा है। अर्तुल साहब कहते हैं, उसने हमें खबर नहीं दी, इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है, हम इसका पता लगाएंगे। इसके बाद अर्तुल साहब घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबौलत कह रहा था, अमीर बाउद्दीन ने खबर भेजी है कि वो आज शाम यहाँ आएंगे, मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए। सिरमा कहती है, आप फिक्र ना करें भाई, मैं हर चीज़ संभाल लूँगी। बेबौलत कहता है, अगर हम ये सब इलबिलगे पर छोड़ दें तो हमें अमीर बाउद्दीन की नफरत का सामना करना पड़ेगा, यह सब इलबिलगे की नाफरमानी का नतीजा है। फिर बेबौलत पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है सिरमा, क्या तुम भी मेरी नाफरमानी करोगी? सिरमा कहती है, कभी नहीं भाई, ये आपने कैसे सोचा? बेबौलत कहता है, तुम हमेशा मुख्तलिफ थी सिरमा, तुम इलबिलगे की तरह वसीली नहीं हो। अगर मैं अपने कबीले की बेहतरी के लिए तुम्हारी शादी अर्तुल साहब के साथ कर दूं तो तुम क्या कहोगी? सिरमा मुस्कुराते हुए कहती है, आपका हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है भाई। यह सुनकर बेबौलत मुस्कुराने लगता है। काय कबीले में अर्तुल साहब कह रहे थे, कल उमर कबीले वालों ने हमें दावत दी है वालदा। आयमा खातून कहती हैं, हमें जाना चाहिए बेटा, सलजान तुम खवातीन को कहो कि वो उनके लिए तोहफे तैयार करें। अर्तुल साहब कहते हैं, बेबौलत ने मुझसे दोनों कबीलों के भाईचारे को मजबूत करने की बात की है वालदा, लाजमी वो इस भाईचारे को शादी से मजबूत करना चाहता है। सलजान कहती है, फिर वो लाजमी अपनी बहन सिरमा खातून की शादी आपसे कराना चाहता है सरदार, क्योंकि वो इलबिलगे खातून की शादी अमीर बाउद्दीन से कराना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एतमाद के लायक नहीं है सरदार। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या आपने कोई सुना है सलजान खातून? सलजान कहती है, नहीं, लेकिन मुझे बेबौलत के बारे में अच्छे ख्याल नहीं आते, जब से वो आया है वो अजनबियों की तरह बात करता है, मैं खौफजदा हूँ कि वो कोई चाल चलेगा। अर्तुल साहब कहते हैं, अल्लाह हमारी किस्मत और मुस्तकबिल को अच्छा करे, लेकिन मैं आपकी तमाम बातों से रजामंद हूँ, मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं। आयमा खातून कहती हैं, तुम्हें एक औरत की ज़रूरत है बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा अपना है। अर्तुल साहब कहते हैं, उमर कबीले वाले रियासत के हुक्म पर यहाँ आए हैं, अमीर बाउद्दीन उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, अगर हम उमर कबीले को अपनी तरफ कर लें तो अमीर बाउद्दीन की चालों को नाकाम बना सकते हैं। मेरा दिल हलीमा के अलावा किसी को नहीं चाहता वालदा, लेकिन अगर कोई शादी हुई तो वह सिर्फ सियासी मकासद के लिए होगी। दूसरी तरफ द्रैगोस और उसके आदमी उस मेहमान खाने के बाहर पहुंच गए थे जिसमें मंगोल अनातोलिया का टैक्स जमा कर रहे थे। द्रैगोस कह रहा था, अर्तुल सही निकला, अनातोलिया का सारा टैक्स यहीं जमा हो रहा है। उरानोस पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे हुजूर? द्रैगोस कहता है, पहले तुम जाओ और फिर हम, तुम एक सांप की तरह अंदर घुसोगे और फिर उन्हें यह जहर दे दोगे। मंगोल ज़ियाफ़तें पसंद करते हैं, आज शाम को तुम उनकी ज़ियाफ़त के दौरान ये जहर उन्हें पिला दोगे। यह सुनकर उरानोस वहां से चल पड़ता है। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है। मंगोल बहुत पुरजोशी से ज़ियाफ़त मना रहे थे और शराब पी रहे थे। उनका कमांडर भी एक खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। सब मंगोल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में उरानोस अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, उलागू खान के अजीम सिपाहियों, जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर है, क्या आप एक लजीज शराब पीना पसंद करेंगे? यह सारी आपके लिए लाई गई है, यह खून की तरह की शराब है। यह सुनकर मंगोल बहुत खुश हो जाते हैं और शराब लेने के लिए अपने गिलास आगे करने लगते हैं। उरानोस भी जल्दी जल्दी से शराब डालने लगता है।
اتنے میں منگولوں کا کمانڈر کہتا ہے ادھر آؤ ملازم لڑکے۔ اورانوس اس کے پاس آ جاتا ہے۔ منگول کمانڈر کھوپڑی والی ساری شراب اورانوس کے اوپر انڈیلنے لگتا ہے اور کہہ کے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ اورانوس خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے مجھے بھی وہ شراب دو جس کی تم بہت تعریفیں کر رہے تھے تاکہ میں بھی اس کا ذائقہ چکھ سکوں۔ یہ سن کر اورانوس اپنی شراب اس کی کھوپڑی میں ڈالنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی شراب پی کر کمانڈر کہتا ہے یہ بہت اچھی ہے، اس شراب کا کیا نام ہے؟ اورانوس کہتا ہے خون جیسی حضور، خون جیسی شراب۔ اس کے بعد سب منگول پرجوشی سے شراب پینے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان سب کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں کچھ مزید منگول اندر داخل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دراگوس کے آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف امیر بہاؤالدین عمر قبیلے میں پہنچ چکا تھا اور کہہ رہا تھا پہلے ہی منگولوں کی تلوار میری گردن پر ہے اور اوپر سے یہ مصیبت دیکھو، سوگت کا ٹیکس کافروں کے پاس چلا گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس ٹیکس کے ذمہ دار تم ہو بے بولت؟ بے بولت کہتا ہے اور میں کیا کرتا ہے میری حضرت، کیا میں اپنی بہن کو ان کے پاس چھوڑ دیتا؟ بہاؤالدین کہتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، کم سے کم وہ سونا البلگے خاتون کی زندگی کے لیے قربان ہوا ہے، جب تک وہ ہمیں واپس نہیں مل جاتا ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بے بولت کہتا ہے میں اس دراگوس سے اس کا حساب لوں گا میری حضرت، آپ یقین رکھیں۔ بہاؤالدین کہتا ہے مجھے یقین ہے بے بولت، اب تم پتہ لگاؤ کہ ارطغرل نے ان کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کیا تھا۔ بے بولت کہتا ہے میں جلد پتہ لگا لوں گا میری حضرت، لیکن ارطغرل میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا جنگجو نکلا ہے، نہ صرف اس کی طاقت بلکہ وہ اپنی عقل کو بھی اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے تو تم بھی ارطغرل کی تعریفیں کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ بے بولت کہتا ہے یہ تعریف نہیں ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ بہاؤالدین کھڑا ہو کر کہتا ہے اپنا مشاہدہ اپنے پاس رکھو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ بے بولت کہتا ہے میں اپنا مقصد نہیں بھولا میری حضرت، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل جیسے دشمن کو ہرانا آسان نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک اور راستہ نکالا ہے۔ بہاؤالدین پوچھتا ہے کیا راستہ ہے وہ؟ بے بولت کہتا ہے میں اسے اپنی بہن سرما کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کروں گا۔ کئی قبیلے والوں کے اندر گھسنے کا یہ تیز ترین طریقہ ہے، اور سرما البلگے جیسی نہیں ہے، وہ گھسنا جانتی ہے اور ہمارے قبیلے کے ساتھ وفادار ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے یہ بہت عقل مندانہ فیصلہ ہے، لیکن ابھی تک البلگے نے مجھ سے شادی کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ بے بولت کہتا ہے آپ اس کے ضدی پن کو نہ دیکھیں، وہ تھوڑی غسیلی ہے، وہ آہستہ آہستہ رضامند ہو جائے گی۔ بہاؤالدین کہتا ہے میں خود اس سے بات کروں گا، اور اس مقصد کے لیے میں کچھ دن اس قبیلے میں گزاروں گا۔ میں اپنے نرم الفاظوں سے اسے منانے کی کوشش کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں لڑائی جاری تھی۔ اس طرح وہ سب منگولوں کو گرا دیتے ہیں۔ اورانوس کہتا ہے سب مارے گئے ہیں حضور۔ دراگوس کہتا ہے ایک ابھی تک زندہ ہے، لگتا ہے اس نے وہ خونی شراب تھوڑی کم پی ہے، وہ شراب مجھے دو۔ اس طرح وہ منگول کمانڈر بھی مارا جاتا ہے۔ پھر دراگوس کہتا ہے یہ اب تک کی میری سب سے بڑی جیت ہے، اناتولیا سے اکٹھا ہونے والا سارا ٹیکس ہمیں مل گیا ہے، سونے کے سکوں والے تمام صندوق اٹھا لو۔ اورانوس کہتا ہے ہم نے صرف سونا نہیں جیتا حضور، ہم نے یہاں جو خون بہایا ہے وہ ایک بڑے قتل عام کا باعث بنے گا۔ دراگوس کہتا ہے اس لیے یہ ایک عظیم فتح ہے، منگول اناتولیا کو جہنم بنا دیں گے، وہ ترکوں کے سروں کے پہاڑ بنا دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب سے دولت اور جیت میرے پاس ہے۔